देखिए फ्रेंड्स, ये आप सब एनालिसिस देख लेते हैं तो फ्रेंड्स TRE 4 के लिए आप रेडी हो जाएंगे कि हमें कहाँ से पढ़ना है और फ्रेंड्स कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी को देखिए हम लोग 17 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जियोग्राफी का जो 17 नंबर का जो प्रश्न है वो कहाँ से पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th की अगर NCERT को खोलेंगे पेज नंबर 43 को, तो फ्रेंड्स यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए 17 नंबर का प्रश्न, किन पहाड़ियों में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, 10th की NCERT का पेज नंबर 43 खोलेंगे तो यह आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स देखिए, भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। ठीक है, तो देखिए कहाँ पर की जाती है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बाबू बुदन पहाड़ियों से हुई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर कहाँ से शुरू किया गया था, तो बाबू बुदेन की पहाड़ियों से। ठीक है, तो बिल्कुल आप आंसर बी को ट्रिक करते और फ्रेंड्स आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाता अगर फ्रेंड्स आप NCERT पढ़े रहते। ठीक है, देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ज़्यादा लॉन्ग वीडियो को नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग प्रश्न को देखेंगे और फ्रेंड्स आपके किस क्लास के NCERT या SCERT से प्रश्न पूछे गए हैं उनको प्रूफ को हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर 9th की अगर NCERT के पेज नंबर 9 को खोलेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर देखिए मोटे कण वाली मृदाएँ पाई जाती हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं तराई क्षेत्र देख सकते हैं, जैसे द्वार चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। तो बिल्कुल आपका आंसर तराई हो जाता और फ्रेंड्स आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाता अगर आप 9th की NCERT पढ़े रहते। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके प्रश्न सारे प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न को आप देखेंगे तो बिल्कुल अगर आप कोई सामान्य बुक पढ़े रहेंगे तो उससे यह प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जियोग्राफी का 19 नंबर का जो प्रश्न था, भारत में कितनी रेलवे जोन है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता है कि 17 रेलवे जोन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत में कितनी रेलवे जोन है। ठीक है, तो देखिए 10th की अगर NCERT का पेज नंबर अगर 87 खोलेंगे यानी कि 87, तो यह आपको प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 16 रेलवे जोन है। यहाँ पर देखिए 10th के NCERT में बिल्कुल दे रखा है कि भारतीय रेल परिवहन को 17 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल खंडों में पुनः संकलित किया गया है। तो राइट आंसर आपका 16 है और आपको पता होगा कि 17 था, तो बिल्कुल आप उपयुक्त में से कोई नहीं लगाते और फ्रेंड्स बिल्कुल आपका 1 नंबर गलत हो जाता। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। तो देखिए इसमें बड़ा ही कन्फ्यूजन है, लेकिन 10th की NCERT में यहाँ पर देखिए 10th के NCERT के पेज नंबर 45 पर और यहाँ पर देखिए 10th के SCERT के पेज नंबर 143 पर बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि यहाँ पर देखिए पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के लिए मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, तो देखिए गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा भी है, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब भी है। इसलिए फ्रेंड्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप NCERT या SCERT पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल आपको आंसर क्या हो जाएगा कि सटीक पता रहेगा और आप बिल्कुल सही विकल्प को ट्रिक कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यह आपका प्रश्न 10th की जो है कि NCERT से पेज नंबर 45 पे और 10th की SCERT के पेज नंबर 143 पे बिल्कुल यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे
और यहाँ पर देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 पे अगर आप पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे तो देखेंगे, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो पीर पंजाल यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर सबसे लंबी। ठीक है, तो देखिए पीर पंजाल आपके आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 पे यह दे रखा है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे, देखिए फ्रेंड्स ये सब हम एनालिसिस इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स जो है कि आप TRE 4 का एग्ज़ाम अगर देंगे तो इससे ज़रूर आपको लाभ होगा। और फ्रेंड्स बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर हमें TRE 4 के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, SCRT पढ़नी चाहिए या NCERT पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम लास्ट में वो भी बताएंगे कि TRE 4 के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्नों को हम लोग पहले प्रूफ के साथ देखेंगे कि कहाँ से पूछे गए हैं। देखिए ज्योग्राफी का 22 नंबर का जो प्रश्न है, बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपके SCRT से दिया गया है। और फ्रेंड्स देखिए हम पेज नंबर लिखना यहाँ पे भूल गए हैं, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे राज्य में गन्ना की खेती के लिए सभी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां विद्यमान हैं, फिर भी यहाँ गन्ना प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कहाँ पर दिया गया है, गन्ने के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिला है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल प्रमुख गन्ना उत्पादन के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल आप चंपारण लगाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है और आप पढ़े रहेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आपको पता रहेगा, तो इसीलिए फ्रेंड्स बिल्कुल चंपारण नहीं होगा। देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला है। ठीक है, तो देखिए 9th की NCERT के पेज नंबर 20 पे अगर देखेंगे तो देखिए महानदी द्रोणी। ठीक है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यहाँ पर देखिए इसके अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा है। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ यहाँ पर दे रखा है, झारखंड भी दे रखा है। तो देखिए महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला है, तो यहाँ पर देखिए अफवाह के बारे में दिया है, छत्तीसगढ़ भी है ऑप्शन में है और झारखंड भी ऑप्शन में है। तो फ्रेंड्स देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9th के NCERT के पेज नंबर 20 पे अगर देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स हम प्रूफ इसलिए दिखाते हैं ताकि फ्रेंड्स आपको बिलीव हो जाए कि हाँ प्रश्न वहीं से आ रहे हैं। पेज नंबर बताने का हमारा सिर्फ यही मकसद है कि फ्रेंड्स आप अगर आपके पास होगी NCERT की बुक तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर पेज नंबर 20 पे नहीं होगा तो देखिए अगर हमारे पास क्या है कि हमारे पास ओल्ड NCERT रखी हुई है। ठीक है, तो हम ओल्ड NCERT के पेज नंबर से बताते हैं। अगर आपके पास न्यू NCERT होगी तो आप 21 पे देखेंगे या 22 पे देखेंगे तो यह प्रश्न बिल्कुल आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 10th की NCERT के पेज नंबर अगर आप कहाँ पर जाएंगे, पेज नंबर 31 पे। देखिए 10th की NCERT के पेज नंबर 31 पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल याद रखेंगे अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं। तो गुल या कुल, तो देखिए दोनों आपके विकल्प में दिया गया था। तो देखिए
गुल या यहाँ पे देखिए सिर्फ गुल दिया गया था ऑप्शन में, तो बिल्कुल गुल या कुल कहते हैं, दोनों नाम एक ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए ज्योग्राफी का 24 नंबर का प्रश्न, देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 31 पे यह उपलब्ध है। ठीक है, अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर थारनथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो देखिए इसका उल्लेख 7th के एससीईआरटी के पेज नंबर 73 पे जाएंगे तो यहाँ पर दे रखा है, लेकिन आपके विकल्प के अनुसार यह बिल्कुल ऑप्शन को क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए यह प्रश्न हमें न एनसीईआरटी में मिला, न ही फ्रेंड्स एससीईआरटी में मिला, लेकिन किसी सामान्य बुक को जैसे आप लुसेंट को पढ़ेंगे तो यहाँ पर यह आपका आंसर मिल जाएगा। वेम्बनाड झील केरल में है। और यहाँ पर देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल है। ठीक है, तो देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 91 पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जियोग्राफी का 28 नंबर का अगर आप प्रश्न देखेंगे तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। देखिए फ्रेंड्स टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो या टीआरई 3 का जो कैंसिल वाला एग्ज़ाम था उसमें लगभग 4 एग्ज़ाम टीआरई के हो चुके हैं। उसमें फ्रेंड्स 2011 की जनगणना में सभी पोर्शन में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे वो 9 to 10 हो, चाहे वो 11-12 हो, या तो फ्रेंड्स टीजीटी हो या पीजीटी हो, सभी में जनगणना 2011 से प्रश्न बिल्कुल पूछे गए हैं। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या बिहार की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर देखिए बता रहे हैं 8.6% है। ठीक है, लेकिन 8.6% आपके विकल्प में नहीं दिया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए 2011 की जनगणना आपके एनसीईआरटी में भी है, लेकिन एससीईआरटी में भी है, लेकिन फ्रेंड्स विस्तार से नहीं दिया गया है, वहाँ से क्लियर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स देखिए 2011 की जनगणना अगर आप टीआरई 4 का एग्ज़ाम देते हैं तो आप विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, कहीं और से। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे ज्योग्राफी का 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर देखिए अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रश्न एग्जैक्ट उठा के आपके 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 19 से यह प्रश्न पूछा गया। ठीक है, आप प्रूफ के साथ भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अम्बाला आप बिल्कुल टिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है। तो कटनी में उत्पादित देखिए भारत में बॉक्साइट, तो बॉक्साइट आपका राइट आंसर है। निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार मैकाल पहाड़ियाँ तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर बॉक्साइट है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 10th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 56 को अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे कब लक्षद्वीप मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया, कब रखा गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर आप 31 पे जाएंगे तो बिल्कुल यह प्रश्न, तो इस प्रश्न को आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 31 पे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर केरल के मलाबार तट के पास लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे, यहाँ पर देख सकते हैं पहले इनको लक्षद्वीप मिनिकॉय तथा एमन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में फैला है। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्ट प्रश्न यहीं से बना है, यह आप यहाँ पे देख सकते हैं और फ्रेंड्स अनुमान लगा सकते हैं कि यह लाइन बिल्कुल 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर
1931 से उठाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1973। देखिए यह बिल्कुल आपके कोई भी सामान्य जीके के बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप टीआरई 4 में ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं इस प्रश्न को। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे ज्योग्राफी का 32 नंबर का प्रश्न, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए 10th की एनसीईआरटी का पेज नंबर अगर आप 13 खोलेंगे, देखिए फ्रेंड्स 10th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 से लगभग आपके टीआरई 3 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। हम प्रूफ के साथ अभी देखेंगे। और यहाँ पर देखिए पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तट के उत्तरी भाग को कोंकण मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। तो देखिए मालाबार आपका राइट आंसर है। यह आप 10th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी का 33 नंबर का प्रश्न। देखिए ज्योग्राफी का यहाँ पे देखिए 10th की एनसीईआरटी का पेज नंबर अगर 56 आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए एक तो यहाँ पर पूछा था कटनी, जो कि आपका आंसर था। ठीक है, और बक्साइट आंसर था। और इसी प्रश्न को देखिए घुमा के ज्योग्राफी का 33 नंबर का प्रश्न पूछ लिया है कि भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए उड़ीसा है। ठीक है, तो उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बक्साइट उत्पादक राज्य है। यह लाइन बिल्कुल एनसीईआरटी की है, आप इसको देख सकते हैं। जबकि यहाँ पर जो है कि उड़ीसा आपके विकल्प में नहीं है, तो आप इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखेंगे रेल होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो इस प्रश्न को आप देखे होंगे तो आपका दिमाग हिल गया होगा कि ये कहाँ से प्रश्न बन रहा है। तो देखिए यह प्रश्न आपके एनसीईआरटी से बनता है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए फ्रेंड्स आप प्रूफ के साथ यहाँ पर देख सकते हैं 10th की एनसीईआरटी का पेज नंबर अगर आप 53 खोलेंगे तो यह रेल होल खनन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए रेल होल खनन कहाँ पर किया जाता है, तो मेघालय में किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मेघालय आपके विकल्प में नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आप यहाँ पे लगाएंगे, बिल्कुल आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। तो देखिए टीआरई 4 के लिए आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा 6 to 8 तक और 6 to 12 तक। ठीक है, 6 to 12 तक पढ़ेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो पीआरटी हो, जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, 9 to 10 हो, 11 12 हो, सभी में बिल्कुल आप सटीक काम करेगा। और फ्रेंड्स आप बिल्कुल अच्छा स्कोर कर पाएंगे और एक सीट पक्की कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाएंगे तो देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स फास्ट हम लोग देखेंगे। देखिए यह भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। देखिए बहुत ही चर्चित प्रश्न है, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो देखिए 10th के अगर एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 78 पे जाएंगे, अगर आपके पास न्यू है तो 79 पे जाएंगे तो बिल्कुल यह प्रश्न आपको मिलेगा, सीमेंट उद्योग। ठीक है, तो देखिए पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। ठीक है, तो देखिए चेन्नई आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 78 पे। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे 2001 और 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी। ठीक है, तो कितने प्रतिशत थी, इसको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ के साथ देखेंगे। और फ्रेंड्स देखिए यह हमारा किसी भी एनसीईआरटी या एससीईआरटी में नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 25.4 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 25.4 हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए 2011 की जनगणना बिल्कुल आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे इस प्रश्न को, देखिए 37 नंबर का प्रश्न आप यहाँ पे पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, तो देखिए सिंधु के सहायक नदियाँ पूछा जा रहा है। अगर आप 10th की यहाँ पे देखिए 9th की अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे पेज नंबर 17 को,
देखिए फ्रेंड्स, पेज नंबर हम इसलिए बता रहे हैं कि आप देख सकें और आपको बिलीव हो सके। ठीक है, देखिए 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 17 पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, देखिए जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए जास्कर, नुब्रा, श्योक एवं हुंजा। ठीक है, तो देखिए तीनों ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा श्योक, हुंजा और नुब्रा। तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह ज्योग्राफी का 37 नंबर का प्रश्न आपके 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 से पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे 38 नंबर का प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, मालवा का पठार का संबंध किससे है? 38 नंबर का प्रश्न। देखिए 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 11 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मध्य उच्च भूमि। देखिए मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यह देखिए हाईलाइट किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह बिल्कुल लाइन यहीं से बनाई गई है और बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहाँ से प्रश्न पूछा गया है? 6 to 8 का जो है कि जो टीआरई 3 का जो पेपर हुआ था उसमें ज्योग्राफी का 38 नंबर का प्रश्न 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 से यह प्रश्न बनाया गया था। अब हम लोग फ्रेंड्स आखिरी प्रश्न को देखेंगे और देखिए हम लगभग सभी प्रश्नों का एनालिसिस करवा दिए हैं 6 to 8 का ज्योग्राफी का। देखिए अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं इस वीडियो को तो फ्रेंड्स हम सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस इसी तरह करते रहेंगे और फ्रेंड्स आपको टीआरई 4 में बहुत ही हेल्प होगा कि प्रश्न हमें कहाँ से पूछता है और फ्रेंड्स हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी का 39 नंबर का प्रश्न। देखिए संयुक्त वन संबंध के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? तो देख सकते हैं आप यहाँ पर भारत में, यहाँ पर देखिए औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई थी जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया था। तो उड़ीसा बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड्स 39 नंबर का प्रश्न ज्योग्राफी का, देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 23 पे बिल्कुल यह उपलब्ध है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आखिरी प्रश्न को देखेंगे और यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी का 40 नंबर का प्रश्न, बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यह अगर आप 10th की एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 54 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो लौह अयस्क, यहाँ पर देखिए यहाँ से आप देखना स्टार्ट कीजिए। लौह अयस्क, मयूरभंज व केदुझर। ठीक है, थोड़ा नाम टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं मयूरभंज, और मयूरभंज यहाँ पर है और केदुझर। ठीक है, जिलों में। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगर आप एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे तो यह प्रश्न बिल्कुल आप बना पाएंगे और देखिए यह लाइन बिल्कुल यहीं से पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी से बनते हैं। अब आपको क्या करना है टीआरई 4 के लिए? देखिए टीआरई 4 के लिए 15 नंबर का यह प्रश्न आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए फ्रेंड्स यह क्या है? तो यह आपका एससीईआरटी है और यह आपका एनसीईआरटी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे आप सिर्फ दून लगा सकते हैं लेकिन आयोग माना है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर आप यहाँ पर क्लास 9th की एससीईआरटी के पेज नंबर अगर 20 पे देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यह हिमालय का सबसे नवीन पर्वतीय भाग है। इसमें कुछ विस्तृत घाटियाँ हैं जिसे दून या द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दून या द्वार। तो फ्रेंड्स देखिए दून या द्वार, तो इसमें द्वार भी दिया है इसीलिए बीपीएससी माना है ऑप्शन नंबर डी को। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि बिहार के एससीईआरटी के बुक में दून या द्वार दोनों को दिया गया है इसीलिए बीपीएससी केवल डी आंसर मानी है। ठीक है, तो प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं आपके प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। यह प्रश्न आपको किसी
बुक में नहीं मिलेंगे इतनी आसानी से। अगर आप एससीईआरटी पढ़ते हैं और फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, एससीईआरटी और एनसीईआरटी का शार्ट नोट बना लेते हैं। देखिए हम एग्ज़ाम से पहले आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी सभी बुक को 6 से 12 तक हम पढ़ाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर यह प्रश्न आपके सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी के एससीईआरटी से और फ्रेंड्स बन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जियोग्राफी का जो है कि यहाँ पर 16 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पर देखिए गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो देखिए यह आपकी बुक है और किस क्लास की बुक है। तो फ्रेंड्स देखिए 9th की एनसीईआरटी के अगर पेज नंबर 22 पे जाएंगे और 9th के एससीईआरटी के पेज नंबर 43 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए यह थोड़ा छोटा छोटा है जिसको आपको देखने में असुविधा होगी, तो यहाँ पर देखिए इसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा में कटिंग करके लगाए हैं। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP। तो देखिए देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 1985 यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी से है और एससीईआरटी दोनों में दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल आप 1985 टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आपके सारे प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से हैं। फ्रेंड्स अगर आप TRE 4 देंगे तो हमारी मानिएगा तो आप 6 से 12 तक आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा। देखिए फ्रेंड्स एससीईआरटी एनसीईआरटी दोनों पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप सिर्फ केवल एनसीईआरटी पढ़िएगा, ठीक है। एससीईआरटी का कोई आप देख लीजिएगा, कोई 1-2 क्लास की पढ़िएगा, ठीक है, लेकिन 6 से 12 तक आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि फ्रेंड्स सारे प्रश्न आपके वहीं से मिलते हैं, ठीक है। देखिए एससीईआरटी पढ़ने का ये मतलब होता है कि एससीईआरटी में देखिए बिहार राज्य विशेष की भी कुछ जानकारियाँ दी रहती हैं, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में ये होता है कि वो सभी राज्य को विशेष दर्जा देकर चलते हैं। इसलिए फ्रेंड्स कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि बिहार के प्रश्न आपके एनसीईआरटी में नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को आपने देखा कहाँ से था। और फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर यह देखिए यह आपके 9 to 10th में भी पूछा गया था और आपके 6 to 8 में भी पूछ लिया गया था। देखिए ज्योग्राफी का 13 नंबर का प्रश्न, देखिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जयंतिया पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और गारो पहाड़ियाँ उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका आंसर था। और फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 12 पर और फ्रेंड्स 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 पे अगर आप देखेंगे तो यह प्रश्न आपको बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा बगल करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप अगर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। तो देखिए यह प्रश्न आपके बिल्कुल आपके बुक से ही था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह प्रश्न आपने देख लिया। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे दूसरे प्रश्न को। देखिए बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस नदी में किस दिशा में बहती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 पे तो फ्रेंड्स बिल्कुल यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंधु, बेतवा यहाँ पर आप देख सकते हैं तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। देखिए बिल्कुल कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर देखिए दक्षिण पश्चिम और यहाँ पर देखिए से उत्तर पूर्व की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और यहाँ पे बेतवा की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर था। और बिल्कुल देखिए यह आपके 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 पे यह आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगर आपके पास एनसीईआरटी है और फ्रेंड्स ये इस प्रश्न को आप 9th के जाएंगे जब पेज नंबर 11 पे तो फ्रेंड्स शायद आपको यह न मिले
तो देखिए हमारे पास क्या है कि ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। देखिए अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 11 पे तो यह मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है 9th की, ठीक है, तो फ्रेंड्स उसमें यह आप 12 नंबर पेज पे खोज सकते हैं, 13 नंबर पेज पे खोज सकते हैं, ठीक है। तो यह आपको ज़रूर मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स बिहार से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके एससीईआरटी से पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको एससीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो 6 से 7 प्रश्न आपके ज्योग्राफी के बिल्कुल बिहार से पूछे जाते हैं, बिहार ज्योग्राफी से, तो वो आपके एससीईआरटी में मिल जाएंगे। लेकिन बाकी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7th की अगर आप एससीईआरटी के पेज नंबर 73 पे जाएंगे तो बिल्कुल यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो यहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, जो लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा करती है, ठीक है। तो देखिए 100 से 150 है, जो कि ऑप्शन में एग्जैक्ट नहीं दिया गया है। तो देखिए 100 से 200 दिया गया है, तो इसी के बीच में आता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7th के एससीईआरटी के पेज नंबर 73 से यह प्रश्न आपको मिला था। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स हम लोग ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, बस हम लोग सिर्फ डायरेक्टली देखते जाएंगे कि कौन सा प्रश्न किस क्लास के किस पेज से पूछा गया है, एनसीईआरटी से कि एससीईआरटी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाँ, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर देखिए बात करेंगे अगर आप एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में देखिए गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एचवीजे क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बसीन गैसों क्षेत्रों को पश्चिम और उत्तरी विभिन्न करके उर्वरी बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है, ठीक है। तो देखिए 1700 इसमें दिया गया है एनसीईआरटी में। और आप अगर एससीईआरटी में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एससीईआरटी में क्या दिया गया है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन 1730 किलोमीटर, यानी कि एग्जैक्ट दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1700 आप बिल्कुल टिक कर पाएंगे अगर आप पढ़े रहेंगे, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी दिखाने का हमारा यही मतलब है कि फ्रेंड्स आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाँ प्रश्न बिल्कुल आपके यहीं से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स कुछ लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है आपके सभी प्रश्न को बुक से खोजना और फ्रेंड्स आपको बताना, ठीक है। देखिए यहाँ पर 35 नंबर के अगर प्रश्न को अगर आप देखेंगे, देखिए 6 to 8 का है ज्योग्राफी का, जिसमें कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो देखिए काली नदी बनाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यह आप अगर 11th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 23 पे जाएंगे तो यह प्रश्न बिल्कुल आपको मिल जाएगा। देखिए पेज नंबर यह 23 वाला है, जो कि इतना बड़ा है, जो कि आपको जूम करने पर भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इतने वाले भाग को कट करके यहाँ पर लगा दिए हैं। यहाँ पर देखिए शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहां इसे काली या चाइक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं और फ्रेंड्स पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल आप इस प्रश्न को सही टिक कर पाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इनसे बहुत सारे प्रश्न आप देखिए, शारदा या सरयू नदी का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में मिलाल हिमनद में है, तो यह भी प्रश्न शायद आगे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए आपके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो फ्रेंड्स देखिए मैग्नीज का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। अगर आप यहाँ पे एनसीईआरटी में देखेंगे
तो देखिए इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। तो इससे आपका क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे 10th की एससीईआरटी के पेज नंबर 89 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बैटरियों के निर्माण में, इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है जो कि फोटोग्राफी और बैटरी उद्योग और माचिस उद्योग। तो यहाँ पे देखिए आयोग डी माना था, इसीलिए माना था क्योंकि बिहार अपने एससीईआरटी में यह दे रखा है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में। तो देखिए माचिस भी उद्योग आपके ऑप्शन में दिया है, बैटरियों के निर्माण में और फोटोग्राफी, यानी कि तीनों ऑप्शन आपके बिहार के एससीईआरटी में दे रखा है, इसीलिए फ्रेंड्स आयोग डी माना था। अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो देखिए 10th की अगर आप बिहार की 10th की एससीईआरटी की बुक को पेज नंबर 66 पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वन्य जीव के संरक्षण के 2 या 2 से अधिक राष्ट्र समूहों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत नियम तथा कानूनी प्रावधान बनाए गए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के, यहाँ पर देखिए कन्वेंशन 1971 था, विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 अंतर्गत बनाया गया था। तो यहाँ पर देखिए 1968 आपको यहाँ पर दे रखा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 1968 अफ्रीकी कन्वेंशन, तो यह अगर आप पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप इस प्रश्न को टिक कर पाएंगे और 1 नंबर आपका जो है कि आसानी से मिल जाएगा 1968। तो देखिए आयोग सी माना था क्योंकि अपने एससीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कुछ और प्रश्नों को। देखिए 53 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 6 to 8 का यह जियोग्राफी का प्रश्न है। ठीक है, जियोग्राफी में देखिए जो सामान्य पेपर में 8 प्रश्न पूछे गए थे जियोग्राफी के, ये उनके प्रश्न हैं, और 40 प्रश्न जो जिनका जियोग्राफी सब्जेक्ट है यह उनका भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 53, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो सिंचाई के लिए किया जाता है। देखिए आप अगर 12th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 43 पे अगर आप जाएंगे तो देखिए यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स यह भारत की वर्तमान की जल की मांग सिंचाई। ठीक है, तो देखिए यह प्रश्न आपके एनसीईआरटी से ही था। ठीक है, 12th की एनसीईआरटी के जब आप जाएंगे ज्योग्राफी में तो पेज नंबर 43 पे यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए आगे बढ़ेंगे और देखिए बिहार दिवस मनाया जाता है। तो देखिए बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। तो देखिए यह आपके 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 59 पर दिया गया है, जो कि सबसे पहले ही हम बता चुके थे आपको, पहला प्रश्न यही बताए थे। देखिए क्या आप जानते हैं 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो देखिए 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 59 पे यह प्रश्न आपका दे रखा था। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए 10th की एससीईआरटी के पेज नंबर 119 पे जाएंगे अगर आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खंबात की खाड़ी सबसे अनुकूल है, जहाँ पर यहाँ पर देखिए ज्वारी तथा तरंग ऊर्जा। ठीक है, और यही पूछा था ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा, और यहाँ पे देखिए खंबात की खाड़ी सबसे अनुकूल है। ठीक है,
तो खंबात की खाड़ी आपका आंसर था। यह देखिए आपके 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 119 पे यह प्रश्न बिल्कुल आपका दिया था। ठीक है, तो देखिए सारे प्रश्न आयोग आपका यहीं से बनाता है, एनसीईआरटी से और एससीईआरटी से। ठीक है, देखिए आयोग न कि आपका जो है कि अदर बुक से बनाता है। देखिए सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से बनते हैं, ताकि फ्रेंड्स सिलेबस में आपके वही सारे प्रश्न हैं। ठीक है, यह प्रश्न देखिए, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यह प्रश्न आपके न एनसीईआरटी से मिला है, ठीक है, न ही फ्रेंड्स यह आपके एससीईआरटी में मिला है। ठीक है, तो यह प्रश्न आप देखिए, अगर आप कोई भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी के साथ में आपको क्या पढ़ना है, कोई एक कॉमन बुक। देखिए लूसेंट हम इसलिए बताते हैं क्योंकि फ्रेंड्स लूसेंट लगभग सभी के पास होती है। ठीक है, तो लूसेंट पढ़ेंगे तो लूसेंट में यह आपको आसानी से मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर, भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचय को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है। देखिए बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 34 पे यह प्रश्न दिया गया है, एक रोचक तथ्य। ठीक है, देखिए तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य से हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना आवश्यक कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न अगर आप पढ़े रहेंगे, एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे 6 से 12 तक, तो देखिए उसमें 10 जरूर पढ़े रहेंगे। तो देखिए 10 के एनसीईआरटी में बिल्कुल तमिलनाडु पढ़े रहेंगे और बिल्कुल एग्जाम में सोचेंगे नहीं, तमिलनाडु को टिक करेंगे और आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आपका जल्दी इतना होने वाला नहीं है। देखिए अप्रैल या मई में जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आएगा कन्फर्म। यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी का दूसरा प्रश्न, यहाँ पर देखिए सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात की जा रही है कि लंबाई कितनी है। ठीक है, तो देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 90 पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नौगम्य जलमार्ग संख्या 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखिए सदिया व धुबरी के मध्य 891, यहाँ पर देखिए 891 किमी लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 के नाम से जाना जाता है, 891। तो देखिए 891 अगर आप पढ़े रहेंगे तो अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो तुरंत आप ऑप्शन नंबर ई टिक करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सदिया व धुबरी के मध्य 891 किमी लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग है। ठीक है, तो देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 90 पे यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे बेनूर जहाँ अत्यधिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर स्थित है, यानी कि बेनूर कहाँ पर स्थित है यह आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स 10th की एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 28 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स वेनूर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए वेनूर है। ठीक है, वेनूर कर्नाटक में है। ठीक है, तो तुरंत आप कर्नाटक टिक करेंगे और 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, जो कि टीआरई 3 में यह प्रश्न पूछा गया था 6 to 8 के जियोग्राफी में, जिसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आप अगर एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़े रहेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आप अच्छा स्कोर जरूर कर पाएंगे। देखिए कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है, यानी कि कुमाऊं हिमालय जो है कि किसके मध्य स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 पे जाएंगे तो देखिए हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर वर्गीकरण। देखिए यहाँ पर 2 नंबर आप देख रहे होंगे, हिमालय कुमाऊं हिमालय जो कि सतलुज एवं काली नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स सतलुज और काली नदी आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आयोग भी यही माना था। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 पे यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स बार बार हम बता रहे हैं, अगर आप टीआरई 4 में सफलता लेना चाहते हैं तो हमारे का 5 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेघालय जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है।
और इसको भी अगर आप प्रूफ के साथ देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर 10th की एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 34 पे जाएंगे तो देखिए बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेघालय। ठीक है, तो मेघालय बिल्कुल आपका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे बांस ड्रिप सिंचाई, और यहाँ पे देखिए मेघालय में नदियों व झरनों के मध्य की जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बांस ड्रिप सिंचाई मेघालय। अगर आप पढ़े रहेंगे 10th की एनसीईआरटी तो यह आपको प्रश्न मिल जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप जाएंगे नीचे तो देखिए बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, यह बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। देखिए जियोग्राफी का 6 नंबर का प्रश्न। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से पता चलता है कि फ्रेंड्स आयोग आपका एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनाता है और सीईआरटी से ही। ठीक है, तो देखिए भारत के पश्चिम तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। यह प्रश्न हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि किसी भी कॉमन बुक जनरल नॉलेज में नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स यह सिर्फ एनसीईआरटी में ही दिया गया है। देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 88 पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पे देखिए पश्चिम तट से कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भूस्खलन और ट्रैक का धंसना देखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 88 पे यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे पता चलता है। तो